Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 भारतीय कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 2021 के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों ने कांस्टेंट प्राइसेस में स्थिर मूल्यों पर 3.4% की वृद्धि दर्ज करी है। और 29 मई 2020 को सीएसओ ने नेशनल इनकम पर प्रोविजनल एस्टिमेट्स आंकड़े दिए थे एंड उसी के आधार पर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कंट्री के जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य संवर्धन में जो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां हैं उनका योगदान 17.8% का रहा एंड ये 2019 से 20 की बात हो रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, सो आइए डिटेल में देखते हैं सबसे पहले फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में जो एकदम रिकॉर्ड रही है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो एग्रीकल्चर ईयर 2019 और 20 के हिसाब से मतलब फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से जो कंट्री का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो है 296.65 मिलियन टन्स का एंड 2018-19 में ये था 285.21 मिलियन टन्स का। इसका मतलब पूरा का पूरा 11.44 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन अधिक हुआ है। ये थी प्रोडक्शन की बात। अब करते हैं एक्सपोर्ट की बात। इकोनॉमिक सर्वे 1920 के हिसाब से इंडिया का जो एग्रीकल्चर एंड उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 252,000 करोड़ रुपीस का है एंड जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं वो है यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल एंड बांग्लादेश। एंड जो टॉप के एग्रीकल्चरल एंड उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जिनका एक्सपोर्ट होता है वो है मरीन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, बफेलो मीट, स्पाइसेस, नॉन बासमती राइस, साधारण चावल, रॉ कॉटन, ऑयल मील, शुगर, कैस्टर ऑयल एंड टी। अब देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, एमएसपी के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि यूनियन बजट 18-19 में ये अनाउंस किया गया था कि जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स एमएसपी को रखा जाएगा, ये घोषणा की गई थी। हमारा अगला आर्टिकल भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। इसका ये एस्पेक्ट है एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज, मतलब बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच। इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय लेवल पर एक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स को तैयार किया है एंड ये जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है ये 5 डायमेंशंस पर 26 इंडिकेटर्स का मूल्यांकन करेगा एंड वो 5 डायमेंशंस रहेंगे: वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज। तो मतलब इन्हीं के आधार पर मार्किंग की जाएगी, मूल्यांकन किया जाएगा। एंड इसने ये भी समराइज किया है कि 2012 के कंपैरिजन में अधिकांश राज्यों में 2018 में जो बेयर नेसेसिटीज हैं उनका एक्सेस ज़्यादा बेहतर है, उनका उपयोग भी बहुत बेहतर है। आइए अब इसको भी डिटेल में देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज के हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 2012 की तुलना में 2018 में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं उनमें एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर मतलब पेयजल पहुंच काफ़ी सुधरी है, काफ़ी बेहतर हुई है। एंड ऐसे ही सैनिटेशन के क्षेत्र में देखिए तो जो रीजनल डिस्पैरिटी है, मतलब जो असमानता थी क्षेत्रों के बीच में, वो काफ़ी कम हुई है। मतलब 2012 में जिन क्षेत्रों में एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन बहुत कम था या था ही नहीं, वो काफ़ी सुधरा है, बेहतर हुआ है। एंड ऐसे ही अगर न्यूनतम आय वाले समूह को देखें तो उनका भी एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन काफ़ी बड़ा है। एंड सर्वे ने ये भी बताया कि 2012 की तुलना में 2018 के हाउसिंग इंडेक्स में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जो पहले असमानता थी कि बहुत जो न्यूनतम आय वाले जो समूह थे उनके पास हाउसिंग के लिए एक्सेस नहीं था, अब उनके पास भी है, उस स्तर में भी सुधार आया है। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर्वे ने ये भी अंडरलाइन किया है कि कैसे जो गवर्नमेंट के कांस्टेंट एफर्ट्स थे बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और उज्ज्वला योजना, ऐसी योजनाओं एंड पॉलिसीज के कारण, गवर्नमेंट के कांस्टेंट एफर्ट्स के कारण जो एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है 2012 की तुलना में। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे 2021 स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास से रिलेटेड है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने ये कहा है कि जो 15 से 59 साल के कामगार हैं उनमें से सिर्फ 2.4% कामगारों ने
फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग प्राप्त करी है एंड बाकी के कुछ 8.9% लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेस के थ्रू प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। एंड ये जो 8.9% कामगार हैं उनमें से भी सिर्फ 3.3% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिली है, मतलब कार्य करते वक्त प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, फॉलोड बाय 2.5% जिनको सेल्फ लर्निंग के थ्रू प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, मतलब स्व प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। बाकी कुछ को 2.1 को वंशानुगत सोर्सेस से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है एंड 1% ऐसे जिनको कुछ अदर सोर्सेस से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए कौशल विकास के लिए। एक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET को ऑपरेशनलाइज्ड किया गया, मतलब इसने कार्य करना शुरू किया एंड पहली बार अक्टूबर 2020 में और ज़्यादा क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को शुरू किया गया, जिसका एम था कि वो 8 लाख कैंडिडेट जिसमें माइग्रेंट्स शामिल हैं उनको प्रशिक्षण दे। एंड साथ ही में ITI के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ITI में ग्रेडिंग सिस्टम को शुरू किया गया। हमारा अगला आर्टिकल इकोनॉमिक सर्वे एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। इस सर्वे ने ये बताया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन होने की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। मतलब 2018 में सिर्फ 36.5% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन्स थे, वहीं अब 2020 में 61.8% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन्स हैं। एंड साथ में सर्वे ने ये भी बताया कि एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर हमने 96% के लिटरेसी रेट साक्षरता दर को अचीव कर लिया है। एंड वही नेशनल सैंपल सर्वे NSS ने ये बताया है कि 7 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों में जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो है 77.7% का। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम गवर्नमेंट ने क्या-क्या स्टेप्स लिए कि बच्चों की जो शिक्षा है वो और ज़्यादा एक्सेसिबल हो और उनकी इस पेंडेमिक के दौरान उस पर पहुंच अच्छी रहे। PM ई विद्या शुरू किया गया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जिसमें डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन शिक्षकों को और विद्यार्थियों को इनेबल कराई जाएगी। मतलब एक मल्टी मोड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो कि सभी को सीखने का अवसर प्रदान करता है। एंड साथ ही स्वयं ने करीबन 92 कोर्सेज को स्टार्ट किया जिसमें 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने खुद को एनरोल किया। एंड साथ ही कोविड-19 के इफेक्ट्स को एजुकेशन में मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए रुपीज 818.17 करोड़ के फंड को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को अलॉट किया गया ताकि ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लेकर ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट कर सकें। एंड साथ ही 267.86 करोड़ रुपीस को ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अलॉट किया गया। ये जो है ये समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर आता है। एंड कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो स्कूल बहुत लंबे समय तक बंद रहे तो बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रज्ञता गाइडलाइंस को शुरू किया जिनका मेन फोकस था कि वो कैसे ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करे एंड डेवलप करे। साथ में एक मनोदर्पण को शुरू किया गया। मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में एक पहल है। हमारा अगला आर्टिकल जॉय बांग्ला के इतिहास से रिलेटेड है। जॉय बांग्ला एक स्लोगन है या वॉर क्राई है, मतलब कि रणहुंकार है जो बांग्लादेश के कुछ लोग एंड जो बंगाली डोमिनेटेड एरियाज हैं इंडिया के, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, बराक वैली हो गया एंड मनभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड इसका रफली ट्रांसलेशन ये है, विक्ट्री टू बंगाल मतलब कि बंगाल की विजय, या फिर हेल बंगाल मतलब बंगाल की जय। एंड ये जो फ्रेज है जॉय बांग्ला, ये एक पोयम से लिया गया है जिसको लिखा है एक बंगाली पोएट, म्यूजिशियन, राइटर काजी नजरुल इस्लाम ने। अब देखते हैं ये फ्रेज न्यूज़ में आया क्यों। वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने वहाँ की CM ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया है कि वो पब्लिक मीटिंग्स में इस जॉय बांग्ला स्लोगन का यूज़ करके उसे ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। एंड इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो वो ये है कि ये जो स्लोगन है इसे बंगाल एंड मदर ऑफ बंगाल बंग माता के लिए, वहाँ के जियोपॉलिटिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रीजन के लिए नेशनलिज्म दिखाने के तौर पर यूज़ किया जाता है। एंड इस स्लोगन को जिस पोएम से लिया गया है वो 1922 की एक पोएम है जो कि तब के रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारियों की भावना के बारे में बात करती है कि कैसे उन्होंने
पीढ़ियों के उत्पीड़न को दूर किया। एंड जो जॉय बांग्ला स्लोगन है, ये मुक्ति बहिनी का वॉर क्राई था, जो कि बांग्ला लिबरेशन वॉर 1971 का हिस्सा था। एंड मार्च 2020 में बांग्लादेश हाईकोर्ट ने जॉय बांग्ला को उनके नेशनल स्लोगन के तौर पर घोषित कर दिया था। हमारा अगला आर्टिकल है कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 के पहले चरण को लॉन्च किया। उन्होंने कुछ बच्चों को राष्ट्रपति भवन में पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एंड अब 31 जनवरी की बात करें तो इसे पोलियो वैक्सीनेशन डे के रूप में जाना जाता है। एंड साथ ही से नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन 2014 में मिल गया था। एंड ये सर्टिफिकेशन कौन देता है? इसे देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2014 अपन को याद रखना है। अब देखते हैं पोलियो डिसीज़ के बारे में। ये एक डिसेबलिंग और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है जो कि पोलियो वायरस के कारण होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे? टीकाकरण के द्वारा इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसे ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी भी अभी तक की यही रही है कि हर बच्चे को इम्यूनाइज कर दिया जाए, हर बच्चे का टीकाकरण हो जाए, जब तक कि ये पूरा जो इन्फेक्शन है ये ख़त्म ना हो जाए। हमारा अगला आर्टिकल अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो कि नेपाल में होगा। ये प्रोजेक्ट प्रति वर्ष 3561 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेगा। एंड साथ में इस प्रोजेक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इससे ये एंश्योर होगा कि इस रीजन का भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूर होगा। अब SGVN के बारे में बात करें तो इसकी प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2016.51 मेगावाट की, जबकि इनका एम है कि ये कंपनी 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट एंड 2040 तक 25000 मेगावाट की कंपनी बन जाए। मतलब ये इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी हो जाए। अब SJVN के बारे में जानते हैं, जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को बैक किया है। ये एक शेड्यूल ए की मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 24 मई 1988 को। एंड ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला आर्टिकल है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन करेंगे। आपको ये याद रखना है कि इसको इनॉग्रेट किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। एंड ये जो आदि महोत्सव है, ये सेलिब्रेशन है कि ट्राइबल कल्चर के क्राफ्ट, कुजीन्स एंड कॉमर्स का, मतलब वहाँ के शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का एक उत्सव है। एंड ये 2017 से शुरू किया गया था एंड ये एक सक्सेसफुल एनुअल इनिशिएटिव है। ये भी याद रखना है कि ये 2017 से शुरू किया गया था। एंड ये एक कोशिश है कि कैसे एक ही मंच पर पूरे देश भर के आदिवासियों के डाइवर्स क्राफ्ट कल्चर को लोगों को फेमिलराइज किया जाए। और इस महोत्सव का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ही मंच पर देश भर के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके रिच और डाइवर्स क्राफ्ट को, कल्चर को लोगों से परिचित कराना, कि लोग और ज़्यादा अवेयर हो और उनको पता हो। हमारा अगला आर्टिकल है कि राष्ट्रपिता को उनकी 73rd पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में की गई थी, जिसे अब गांधी स्मृति परिसर के रूप में जाना जाता है। एंड इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एंड गांधी जी की समाधि राजघाट है, जो कि नई दिल्ली में है। एंड हमारा अगला आर्टिकल है कि MSP स्कीम्स में 14 नए आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। ये जो 14 न्यू आइटम्स हैं, उनमें इंक्लूडेड हैं तसर कोकून, सूखे हाथी सेव, बांस के अंकुर, मलकानी के बीज और जंगली सूखे मशरूम, ये सभी आदि इसमें शामिल हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम 2011 में शुरू करी थी। इसका मेन एम ये था, जो अंडर प्रिविलेज्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, मतलब वंचित वनवासी हैं, उनको एक सेफ्टी नेट वो प्रोवाइड कर पाएँ एंड उनके सशक्तिकरण में, उनके एम्पावरमेंट में मदद कर पाएँ। हमारा अगला आर्टिकल है कि जल जीवन मिशन को जन आंदोलन बनाने में सांसद सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जल जीवन मिशन है क्या। ये मिशन राज्यों के साथ साझेदारी का एक मिशन है, जिसके तहत उनका एम ये है कि 2024 तक हर ग्रामीण घर में एक फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है।
सो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फोकस है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो एंड जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके जीवन यापन में आसानी आए, ईज ऑफ लिविंग और ज़्यादा बढ़े। तो जब इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जोड़ा जाएगा, तो ये जो जल जीवन मिशन है ये एक जन आंदोलन बन जाएगा। सो अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये देख लेते हैं। सो नेशनल जल जीवन मिशन ने एक एडवाइजरी इशू करी है सभी स्टेट्स को कि वहाँ की जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका क्या क्या रोल रहेगा एंड अपने गोल को अचीव करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स लेंगे, इसके लिए उन्होंने एक एडवाइजरी को इशू किया है। एंड साथ ही में गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाटर एंड सैनिटेशन के इम्पोर्टेंस को कंसिडर करते हुए हमारे 15th फाइनेंस कमीशन ने इन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी में रखा है एंड इसके लिए रूरल लोकल बॉडीज़ को 2021 के लिए 30,375 करोड़ रुपीस के एक टाइट ग्रांट एलोकेट किया है। तब वो किस में यूज़ करेंगे, ये एलोकेट किया गया है सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर साइकिलिंग के लिए एंड जो सैनिटेशन के लिए एंड जो ODF का स्टेटस है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस है, इसको सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मेंटेन करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 से रिलेटेड। सो भारत इसकी मेजबानी करेगा, मतलब अगले साल इंडिया होस्ट करेगा AFC वुमेन्स एशिया कप, जिसमें वर्ल्ड की टॉप वुमेन प्लेयर्स खेलेंगी। इस टूर्नामेंट में जो बेस्ट 4 टीम्स रहेंगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो सभी 2023 में होने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप में पार्ट लेंगी। ये टूर्नामेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वालिफाइंग मैच का भी काम करेगा। एंड आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।